अब हमने कर लिया था पिछले में थायाजाइड और लूप डाइट्रिस हमने कर लिए थे। इसमें हम करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अब जैसे कि वर्ड ही बता रहा है कि ये पोटेशियम को स्पेयर करवाता है, मींस पोटेशियम को एक्सक्रीशन होने से, एक्सक्रीट आउट होने से ये बचा लेता है। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास ड्रग्स कौन सी हैं? स्पाइरोनोलेक्टोन। नाम में थोड़ा मसला हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में, सो आप माइंड मत कीजिएगा। एपिलेरेनोन, ये हमारे पास ड्रग हैं। एक दो और भी हैं। अब इनकी क्लास की क्या, ये तो पोटेशियम स्पेयर करवाती हैं, लेकिन इनका दो मेन फैक्टर भी हैं, मींस एक्शंस हैं इनके पास। ये क्या करवाती हैं, हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी हैं, और ये हमारे पास एपिथेलियम, एपिथेलियम में जो हमारे पास सोडियम चैनल होते हैं उनको ये ब्लॉक भी करवाती है। एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर है हमारे पास। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक इनका एक्शन है ही है, लेकिन उनके साथ अल्डोस्टेरोन की एंटागोनिस्ट भी हैं, उसके फंक्शन को ये एंटागोनाइज करती हैं, और एपिथेलियम में जो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनको ये इनहिबिट भी कर देती है, बंद कर देती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा आप समझिएगा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमारे पास स्पेरानोलेक्टोन और एपिलेरोन क्या है, हमारे पास स्टीरॉयड सिंथेटिक ड्रग्स हैं। ये स्टीरॉयड सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे पास जो हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं ये वहाँ पे मेनली एक्ट करते हैं। कहाँ पे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये क्या करते हैं, कलेक्टिव ट्यूब्यूल में कोई भी सेल होगा हमारे पास जहाँ पे इनको जाके एक्ट करना है, उनके जो न्यूक्लियस होती है उनकी ट्रांसलोकेशन करवा देती हैं। वो क्या, उससे क्या होता है, अगर कोई किसी में रिसेप्टर सेल न्यूक्लियस हो हमारे पास, आपको तो पता है रिसेप्टर से क्या मुराद है कि किसी भी आयन को रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ता है, फिर वो जाके अपना एक्शन करवाता है। ड्रग्स को भी रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ता है, फिर ही एक्शन दिखाती है। रिसेप्टर सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी ये ट्रांसलोकेशन करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं जो कि इनकी स्टिमुलेशन करवाती थी, उसकी जो एक्सचेंज साइट्स हैं उनको ये बंद कर देती हैं। क्या होता है इससे, इंट्रासेलुलर हमारे जो प्रोटीन थे जो कि सोडियम और पोटेशियम जो हमारे पास चैनल्स होते हैं उनकी एक्सचेंज को बढ़ा रहे थे, एक्सचेंज साइट को ये इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अगर रिसेप्टर सेल न्यूक्लियस की ट्रांसलोकेशन हो रही है ड्यू टू दीज ड्रग्स, तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर प्रोटीन इतने बनेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज साइट होती है सोडियम पोटेशियम चैनल की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हमारे पास, जहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहे थे वो इनहिबिट हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जैसे कि ये अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो ये क्या करवाते हैं, जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है उसको रोक देते हैं, और पोटेशियम और हाइड्रोजन की सीक्रेशन को ये रोकते हैं। इन अदर सेंस पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाते हैं, पोटेशियम नहीं सोडियम की एक्सक्रीशन करवाते हैं, और पोटेशियम को हमें स्पेयर कर देते हैं, या पोटेशियम और हाइड्रोजन को ये बचा लेते हैं सीक्रीशन होने से। ये इसका थोड़ा ट्रिकी है। समझना क्या है कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को इतना बनने नहीं देते, डिग्रेड कर देते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम इतना एक्सचेंज नहीं हो पाता। इन अदर सेंस चैनल उनका जो है वो ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम की एक्सक्रीशन होती है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और पोटेशियम की हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि ये पोटेशियम स्फेयर है। ये अगर आप देखें कि अल्डोस्टेरोन का मेनली फंक्शन क्या था, सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा था, लेकिन ये एंटागोनिस्ट है। ये क्या है हमारे पास, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इसकी वजह से सोडियम की एक्सक्रीशन होती है, बढ़ जाती है। अब हमारे पास इसके यूजेस क्या हैं, किस किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास एडिमा है। अगर आप यूजेस भूल रहे हैं तो ये याद रखिएगा, डायूरेटिक्स है, तो एडिमा जो स्वेलिंग होती है उसमें ज़रूर होंगे, हाई ब्लड प्रेशर में होंगे, हाइपोकेलीमिया में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े अपने कॉमन सेंस से आप लिख के आइएगा ज़रूर। हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसका मेन है पॉलीसिस्टिक में हम यूज़ करते हैं।
पॉलीसिस्टिक में जो हमारे पास ओवरी सिंड्रोम होता है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टीरॉयड सिंथेटिक ड्रग्स हैं। तो इनका जो एंड्रोजन इफेक्ट होता है, स्टीरॉयड्स हमारे हार्मोन होते हैं, उन पे भी इसका इफेक्ट होता है, इसलिए हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर इनका एंड्रोजन पे इफेक्ट है तो हमें इनके एडवर्स इफेक्ट भी मिलते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया मिलता है, वो हम देखते हैं अभी। तो इनके एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या है कि ये हाइपरकेलीमिया करवाते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम स्पेयर कर रहे थे तो शायद पोटेशियम लेवल से बढ़ भी सकता है, और गायनेकोमेस्टिया भी करवाते हैं। गायनेकोमेस्टिया इन पेशेंट्स को क्या करते हैं कि ये इनका क्या होता है कि हम कहते हैं कि इनकी जो पोटेशियम की जो लेवल है वो चेक करवाते रहें, क्योंकि मे भी पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाए अपनी लेवल से तो ये सीरियस हार्ट डिजीज़ेस काज करवा सकता है। हाइपरकेलीमिया बहुत सीरियस हार्ट डिजीज़ेस करवा सकता है, इसीलिए पेशेंट को कहते हैं कि अपनी लेवल चेक करवाता रहे ताकि उसे हाइपरकेलीमिया हो तो नहीं रही है, ये इसका डेंजरस एडवर्स इफेक्ट है। इसकी जो दो और भी ड्रग्स थी, हमने कहा था कि ये पोटेशियम स्फेयर भी हैं, लेकिन इनके दो और भी एक्शन है। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी है और एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं। अल्डोस्टेरोन तो हमने देख लिया, अब एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में दो ड्रग्स इसकी आती हैं इस क्लास की, ट्राइएम्पटीरिन और अमाइलोराइड। ये क्या करवाती है, एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम के एक्सक्रीशन जो एक्सचेंज होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम की एक्सक्रीशन होती है और पोटेशियम हमारे पास से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वही सिस्टम है, लेकिन इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो चेंज है। ये अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के थ्रू एक्ट कर रही थी और वो एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के थ्रू एक्ट करती हैं। बस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, बस आपको क्लासेस ऐसे ही याद करनी है, बस मेन पॉइंट याद करनी है, क्योंकि इतनी सारी हैं। ये तो खाली सीवीएस पोर्शन है, सीएनएस है, एंडोक्राइन है, एंटीमेटिक ड्रग्स हैं, ज़्यादा हो जाएंगी, जर्नल ड्रग्स हैं, बहुत सारी हैं। तो आप ऐसे करके याद करें, सिर्फ ड्रग्स के नाम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके थोड़े बहुत यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। हमारे पास ड्रग कौन सी, एक ही ड्रग है, एसिटालाजोमाइड। एसिटालजोलमाइड हमारे पास ड्रग है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। आपको पता है कौन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। मैकेनिज्म अगर हम इसका देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो उसमें हमारे पास क्या है कि आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। अपाइकल हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है। ये कैटलाइज कौन सा रिएक्शन करवाता है, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो हमारे पास बनता है H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में जैसे ही होता है तो इस हाइड्रोजन की हम सोडियम से एक्सचेंज करवाते हैं। ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इसकी सोडियम के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाती है। अगर पेशेंट एसिटाजोलमाइड ले रहा है तो इसकी एक्सचेंज कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें माइल्ड डायूरेसिस होती है, माइल्ड डायूरेसिस, क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पाती। और अगर बाइकार्बोनेट बॉडी में ल्यूमन में रिटेन हो रहा है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, हो सकती है, इंडिकेशन है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो एक्सचेंज नहीं हो पाती सोडियम से तो इसकी वजह से माइल्ड डायूरेसिस इफेक्ट होता है, और इसका जो बाइकार्बोनेट था वो ल्यूमन में बढ़ता रहता है, रिटेन हो रहा था, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। इसमें आप यूजेस देखें, इसका एक यूज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोमा में जो ग्लूकोमा की फॉर्मेशन होती है उसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है, एंजाइम होता है, इसलिए हम ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं। मेन इसका जो आप याद करें अल्टीट्यूड सिकनेस, इसके यूजेस ज़रूर याद कीजिएगा, MCQs में आ सकते हैं कि कौन सी डायूरेसिस है, कौन सी डायूरेटिक है जो हम ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट देखें, ADR अल्टीट्यूड सिकनेस में क्या है, डिजीनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, हमारे पास ये सब होती हैं। रीनल स्टोन फॉर्मेशन होती है ADR में हमारे पास,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, लेकिन माइल्ड होती है, इतनी नहीं होती है, माइल्ड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, पोटेशियम की डिप्लीशन हो सकती है, हमारे पास रीनल स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, ड्राउजनीनेस हो सकती है। ये सब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। ग्लूकोमा तो आपको पता है कि प्रोडक्शन एक्वस ह्यूमर बढ़ जाती है, इसलिए जो सीलरी बॉडी में हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है उसकी भी इनहिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा ट्रीट हो सकती है। एल्टीट्यूड सिकनेस भी आप याद किया, डिजीनेस, ड्राउजनेस, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे डायूरेटिक्स एंड होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम करेंगे हार्ट फेल्यूर और हाइपरलिपिडीमिया इंशाल्लाह।